सभी को नमस्कार। मैं हूं विनोद बिश्नोई और हम चर्चा करने जा रहे हैं वृद्धि व विकास के सिद्धांत। पिछली कक्षा में हम लोगों ने चर्चा की थी वृद्धि और विकास का अर्थ और उसके कुछ सिद्धांतों की हम लोग जो है वो पहले चर्चा कर चुके हैं। कुछ एक सिद्धांत और भी हैं इसके जिस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। आगे का जो सिद्धांत है वृद्धि और विकास का, वह सिद्धांत हम लेते हैं विकास संपूर्ण रूप से होता है। संपूर्ण रूप या संपूर्ण तौर से होता है। यहाँ पर विकास के संपूर्ण रूप से होने का मतलब है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, इन सभी विकास के जो आयाम हैं अलग अलग, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, विकास के इन सभी आयामों का जो संबंध है वो एक दूसरे से है। एक दूसरे को ये सारे प्रभावित करते हैं और सभी मिलकर बालक के संपूर्ण विकास में अपनी मुख्य भूमिका को निर्धारित करते हैं। जैसे जो शरीर से स्वस्थ हैं, मान लेते हैं एक व्यक्ति शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है, बीमार नहीं है, तो उस व्यक्ति को अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि उसकी जो मानसिकता है और उसका जो मानसिक स्तर है उसमें भावों में स्थिरता रहती है। वो आराम से दूसरों से बात करते हैं, आराम से अपने निर्णय लेते हैं और जो भी वो निर्णय लेते हैं वो बड़े ही सटीक निर्णय रहते हैं। तो मानसिक तौर पर वो व्यक्ति संतुलित रहते हैं। हम देखते हैं जिनका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है उनके मानसिक तौर पर भी विचलन उनमें पाया जाता है, उनमें अस्थिरता देखी जाती है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं संवेगों में कि जब मानसिक तौर पर व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हैं तो वो संवेगात्मक रूप से भी बड़ा ही मजबूत होता है। समय समय पर जिस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए वह व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वो अपना संतुलन कायम रखते हैं। हम लोगों ने देखा है कि कुछ व्यक्ति बड़े विकट परिस्थितियों में भी क्रोध नहीं करते हैं, बड़ी से बड़ी समस्या का सामना हंसते हुए कर लेते हैं। इसका मतलब वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। इस प्रकार ये सिद्धांत कहता है कि बालक का जो विकास होता है उस विकास में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक आयाम जो हैं विकास के वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार एक सिद्धांत और है जिस सिद्धांत को हम बोल सकते हैं कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। या विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसको समझना भी बड़ा आसान है कि विकास की हम भविष्यवाणी कैसे करेंगे। हमारे यहाँ तो एक कहावत है कि पूत के पांव जो हैं वो पालने में दिखाई दे देते हैं। अर्थात किसी भी व्यक्ति की योग्यता उसकी बचपन से ही पता चल जाती है कि ये आने वाले समय में बालक क्या बनेगा, क्या करेगा, इसकी भूमिका कैसी रहेगी समाज के अंदर। तो हम देखते हैं कि जो होनहार विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के व्यवहार को देखकर, उन
उनके बौद्धिक कौशल को देखकर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि यह बालक आने वाले समय में अपने जीवन में बहुत अच्छे कार्य करेंगे या अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करेंगे। उसी प्रकार किसी बालक की बौद्धिक कौशल या उसके व्यवहार को देखकर हम यह भी कह सकते हैं कि यह आने वाले समय में उतना अच्छा काम नहीं कर पाएंगे जितना वो दूसरा बालक कर पाएगा। तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। एक और भी हम उदाहरण ले सकते हैं इसका, जैसे एक स्वस्थ बालक है और एक विकलांग है। अब स्वस्थ बालक और विकलांग बालक, जैसे किसी बच्चे का एक पैर जो है वो पोलियोग्रस्त है और दूसरा बच्चा जो है उसके दोनों पांव बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक हैं, तो हम उसको देखकर यह कह सकते हैं कि इन दोनों में से आने वाले समय में जो एक अच्छा धावक है वो स्वस्थ बालक है, वो बन पाएगा, जबकि जिसके पैर में थोड़ी समस्या है उसको आने वाले समय में समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार विकास जो होता है, इस विकास में हम योग्यताओं को देखकर, भले ही वो शारीरिक योग्यता हो, मानसिक योग्यता हो, संवेगात्मक रूप से उसके आयाम को देखकर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आने वाले समय में बालक किस प्रकार का व्यवहार करेगा, किस प्रकार अपने जीवन में आगे बढ़ पाएगा। तो हमने दो सिद्धांतों की आज चर्चा की यहाँ पर कि विकास संपूर्ण रूप से होता है और एक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। इसके बाद में हम एक और सिद्धांत भी यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं और बड़ा महत्वपूर्ण भी है और प्रश्न आता भी है कि विकास को वातावरण व वंशानुक्रम प्रभावित करते हैं। विकास की प्रक्रिया को वातावरण व वंशानुक्रम प्रभावित करते हैं। तो ये तो सर्वमान्य सिद्धांत है और बड़ा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। कई बार बच्चों से पूछ लिया जाता है कि विकास को कौन प्रभावित करता है, वातावरण करता है या वंशानुक्रम करता है? तो दोनों ही करते हैं, इन्वायरमेंट भी करता है और हेरिडिटी भी प्रभावित करती है। कैसे करती है? जिस वातावरण में बालक रहता है वह उस वातावरण के अनुसार आचरण करना शुरू कर देता है। स्वस्थ वातावरण में रहेगा, उसके आसपास का समाज में रहने वाले लोग जो हैं वो बड़े अच्छे हैं, बड़े सज्जन प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, उसका वातावरण बहुत अच्छा है, वो बालक आगे चलकर उतना ही अच्छा आचरण करेगा, यह संभावना रहती है। दूसरी तरफ उसका सामाजिक वातावरण या परिवार का वातावरण ठीक नहीं है, परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, आसपास में समाज के लोग जो रहते हैं उनका आचरण शुद्ध नहीं है, उस व्यवहार का प्रभाव भी बच्चे के विकास पर पड़ेगा, क्योंकि वो जैसा देखेगा वैसा सीखेगा। तो आगे चलकर संभावना रहती है कि वह बालक भी अपने आचरण को ठीक नहीं रख पाएगा, उसका आचरण दूषित हो सकता है। तो वातावरण प्रभावित करता ही है और बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है वातावरण की बालक के विकास में। वृद्धि की बात करें कि सर वृद्धि में कैसे प्रभावित करता है वातावरण, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। वृद्धि में वातावरण का क्या है? जिस वातावरण में बच्चा रहता है, अगर भौतिक संसाधन उनके पास हैं, रुपया पैसा की कमी नहीं है और बच्चे को संतुलित आहार मिलता है और एक बड़ा ही स्वस्थ वातावरण है जिसमें उसकी सारी कमियों की पूर्ति होती है, जो बच्चे की जरूरतें हैं वो ठीक से पूरी कर दी जाए, तो वो अपनी
वृद्धि को भी आसानी से कायम रख पाता है, क्योंकि उसमें कुपोषण का वो शिकार नहीं होता है। जिनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, जिनके यहाँ पैसे का अभाव होता है, वो बच्चे को संतुलित आहार वहाँ पर नहीं मिल पाता है। इस कारण भी बच्चा क्या होता है, कमजोर हो जाता है। तो वातावरण चाहे भौतिक हो, किसी प्रकार का वातावरण भले ही सामाजिक हो, वो बालक को प्रभावित करता है। वंशानुक्रम, वंशानुक्रम हम जानते हैं कि वृद्धि और विकास में वंशानुक्रम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। एक माता पिता की जो विशेषताएं हैं, वह विशेषताएं बालक को प्राप्त होती हैं। अपने माता पिता से बहुत सारी विशेषताएं बच्चे को प्राप्त हो जाती हैं। जैसे अगर कोई बीमारी है, जैसे HIV है, मिर्गी है, हर्पिस है, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो माता पिता से बच्चे में आ सकती है। किसी भी प्रकार की कोई मानसिक तौर की बीमारी, अन्य बीमारी भी कोई है, तो ये संभावना है कि वो बच्चे तक आ सकती है। इसी प्रकार जो स्वस्थ माता पिता है, उन स्वस्थ माता पिता के जो गुण हैं, जो विशेषताएं हैं, वो भी बच्चों तक पहुंचती है। मैं तो ये कहता हूं कि माता पिता ही नहीं, माता पिता की जो पीछे की पीढ़ियां हैं, जैसे दादा दादी है, हमारे नाना नानी हैं। एक गाल्टन का बायोमेट्रिक सिद्धांत है। वो गाल्टन का बायोमेट्रिक सिद्धांत ये कहता है कि 50% माता पिता की विशेषता प्रभावित करती है बच्चे को, तो 50% उसके अन्य जो परिजन हैं, जो पीछे की पीढ़ियां हैं, वो भी बच्चे को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वृद्धि और विकास में वातावरण और वंशानुक्रम का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हम चर्चा कर रहे थे वृद्धि और विकास के सिद्धांत की, बड़े अच्छे सिद्धांत हैं। हमने बात की विकास संपूर्ण तौर पे होता है, फिर हमने चर्चा की विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, फिर हमने चर्चा की जो बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट था वातावरण व वंशानुक्रम, उसकी भी हम लोगों ने चर्चा की है कि कैसे वातावरण और किस प्रकार से वंशानुक्रम जो है वो वृद्धि और विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अब इसी प्रकार का एक सिद्धांत और भी है। उस सिद्धांत को हम कहते हैं सहसंबंध का सिद्धांत। सहसंबंध का सिद्धांत। सहसंबंध का सिद्धांत, सहसंबंध नाम से ही पता चल रहा है, यानी कुछ ऐसा है जिनमें संबंध है। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, ये सारे जो विकास के आयाम हैं, इनमें क्या पाया जाता है, सहसंबंध पाया जाता है। यह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो वृद्धि और विकास में जो अन्य कारक हैं, उनमें सहसंबंध पाया जाता है और वह सभी मिलकर ही एक व्यक्ति या बालक की वृद्धि और विकास को निर्धारित करते हैं। संवेगात्मक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, ठीक है, आप बोल सकते हैं बौद्धिक हो, इस प्रकार के जितने भी आयाम हैं उनमें सहसंबंध पाया जाता है और सभी मिलकर ही वृद्धि और विकास को निर्धारित करते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने वृद्धि और विकास के सिद्धांतों की चर्चा हमने की। बड़े अच्छे अच्छे सिद्धांत हैं। कुछ सिद्धांत हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी और कुछ सिद्धांतों की हमने इस क्लास में चर्चा की है। मैं मानता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा।
आप घर पे इनको अच्छे से पढ़िए और वीडियो जो हमारे हैं उन वीडियो को आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करेंगे, दूसरों के साथ में शेयर इसको ज़रूर करेंगे। जो टीम हमारी काम कर रही है, हम बिना किसी लालच के केवल आपकी सहायता करने के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए आप सभी का सहयोग जो है हमें भी चाहिए, ताकि हमें लगे कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका प्रतिफल आपको प्राप्त हो रहा है। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक आप लोग इनको याद कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। आपका भविष्य सदैव उज्जवल रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।